मोदी साहब ने पिछले 10 सालों में जो काम किए, लाजवाब काम किए। आप डेवलपमेंट के काम देखो। अगर मैं इस एरिया की बात करूंगा, यहां से जम्मू जाना कितना मुश्किल होता था, आज जम्मू से नौशहरा, सुंदरवानी, रजौरी से पुंछ जाने वाला ये जो रोड है, इसको नेशनल हाईवे का दर्जा मोदी हुकूमत ने दिया है। और बड़ी बात, अरसा दराज यहां इसको कश्मीर के साथ कनेक्ट करके मुगल रोड में टनल की बात करते थे और कई सालों तक यहां वोट लेते रहे, कल बनाएंगे, आज बनाएंगे, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ काम नहीं किया। और बिल आकर ये काम किया तो मोदी हुकूमत ने किया। आज आप देख रहे हैं कितनी शान से नौशहरा, रजौरी, पुंछ और सुंदरवानी से होता हुआ अखनूर के रास्ते जब जम्मू ये हाईवे जाता है, और जिस तेजी से इसका काम चल रहा है, आने वाले 1 साल के अंदर अंदर आप देखेंगे एक लाजवाब कनेक्टिविटी ये रजौरी, पुंछ से होती हुई जम्मू तक ये आपको नजर आएगी। ये सब मोदी साहब की देन। इसके साथ साथ जो गांव के अंदर डेवलपमेंट है, जो गांव के अंदर रोड प्रोजेक्ट्स हैं, नाबार्ड की रोड्स हैं, सीआरएफ की रोड्स हैं, स्टेट प्लान्स हैं, रूरल डेवलपमेंट के अंदर काम है। एक जमाना होता था जब हम एमएलए बने 2014 में, मुझे याद है आप में से बहुत सारे उस वक्त भी सरपंच बैठे थे। एक पंचायत में उस वक्त कितने मकान आते थे? 1 या 2 मकान आते थे। मोदी साहब आए, किसी पंचायत में 70 मकान, किसी में 80, 90, 100 मकान एक पंचायत में गरीब लोगों के लिए बनाए। हमारी हुकूमत ने भला किया, गरीबों का भला किया। बहुत सारे लोग जो उस सर्वे में रह गए थे, बहुत सारे लोग जो 2011 के सर्वे में जिनका नाम नहीं आया और मेरे पास आते थे, इसी डाक बंगले में हर बुधवार को मेरा पब्लिक दरबार होता था। लोग मेरे पास आते थे, जनाब हमारा सर्वे में नाम नहीं है तो मकान नहीं। मोदी साहब ने ऐलान कर दिया आवास प्लस योजना, जिसका सर्वे में नाम नहीं है, दोबारा सर्वे करके ऐसे गरीब लोगों के नाम लिए, और अभी 2 लाख मकान जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों के लिए अनाउंस कर दिए। तो एलजी साहब ने और मोदी साहब और उसके लिए सारी तैयारी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने की है। और आप देख रहे हैं वो उन मकानों के लिए भी पूरी तैयारी, उन गरीबों को मकान देने, उन गरीबों के सर के ऊपर छत देने का काम मोदी साहब ने किया। साथियों, एक जमाना होता था जब कोई आदमी गरीब बीमार हो जाता था, अपने माँ बाप को बच्चा हॉस्पिटल नहीं लेके जाता था, ऑपरेशन होता था, दवाई लानी पड़ती थी, बड़े पैसे खर्च होते थे। मोदी साहब आए, आज जम्मू कश्मीर के हर शख्स की जेब में ये जो गोल्डन कार्ड है, जिससे 5 लाख रुपए तक 1 साल में एक शख्स इलाज करवा सकता है, ये मोदी साहब की देन। हर एक शख्स का ख्याल मोदी साहब ने रखा। हर एक शख्स की जेब में जो मोदी साहब का कार्ड है, गोल्डन कार्ड है। कितनी बड़ी देन है हमारी सरकार की, इस बीजेपी की सरकार की। हमने वो गरीब लोग देखे हैं कि घर में किसी बुजुर्ग की पांव स्लिप होने से बाजू या टांग टूट जाती थी, और अपने घर में वो सेब की फटियां बांध के ऐसे लटका के रखते थे। हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकते थे क्योंकि जेब में 10 रुपए नहीं होते थे। और आज मोदी साहब ने 5-5 लाख रुपए तक का इलाज हर एक इंसान के लिए इस गोल्डन कार्ड से जो कराने का फैसला किया है,
करोड़ों देश के लोग मोदी साहब को दुआएं दे रहे हैं, दुआएं देते हैं बीजेपी की हुकूमत को, जो काम यहां मोदी साहब ने किए। साथियों, इसके साथ साथ आप देखेंगे तो किसान, बारिश पड़ती थी, गांव का गरीब किसान उठता था, किसी बड़े शाहूकार से, लाला से गांव से पैसे लेता था उधार। वो उधार कभी मुका नहीं पाता था, चुका नहीं पाता था। फसल होती थी कि नहीं होती थी, लेकिन उनको नुकसान होता। कभी बाढ़ आती थी, बारिश से, तूफान से। मोदी साहब ने फैसला कर दिया, किसानों के खाते में साल का 6-6 हजार। अब गरीब को बीज के लिए और बिजाई के लिए किसी से पैसे उधार नहीं लेने पड़ते, सीधा मोदी साहब उसके अकाउंट में साल का 6-6 हजार डालते। गरीब लोगों को आप देखिए, जो पेंशन योजनाएं मोदी साहब ने शुरू की गरीब लोगों के लिए, गरीब लोगों का भला किया मोदी साहब ने। हजार रुपया गरीब लोगों को पेंशन मोदी साहब ने दी। कांग्रेस के जमाने में 50-100 रुपए, 200 रुपए होती, कौन पूछता था गरीब को। एक जमाना था कि गरीब का खून चूसा जाता था, एक जमाना था कि गरीब का कत्ल किया जाता था। जो पैसा गरीब के लिए, आम लोगों के लिए, डेवलपमेंट के लिए आता था, वो लूट लिया जाता था। लेकिन मोदी साहब ने जो ऑनलाइन सिस्टम किया है, ऑनलाइन पेमेंट अकाउंट में आती है, पेंशन अकाउंट में आती है, सैलरी अकाउंट में आती है, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑनलाइन हो गए सारे, हर चीज ऑनलाइन सिस्टम में लाने की कोशिश और प्रयास मोदी साहब ने किया है, ताकि ईमानदारी से ये काम आगे बढ़े। और उसी का नतीजा है आज आप गांव के अंदर देख रहे हो सड़कें और जल जीवन मिशन, पीने का साफ। 2014 में यहां नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए बन गया। यहां बड़ी दिक्कत होती थी बॉर्डर के ऊपर, वो पुखरनी, लाम, लड़ोका, कंपला, झंगड़, शेर मकड़ी, भवानी, कलसियां, हंडन, चौकी, नुनियाल, मानपुर, ढनक्का, लंगर, गनिया का एरिया हो, या कलाल का, सेरी का एरिया हो, या कांगड़ी का नासूफा और दादल का एरिया रहा हो, जबरदस्त जब बॉर्डर के उस पार से फायरिंग और गोलाबारी चलती थी, यहां लोग बहुत परेशान हो गए, लोगों ने बहुत मुसीबतें झेली। इसी नौशहरा के अंदर उस वक्त हमारे हिंदुस्तान के मुल्क के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब थे, जब पहली हुकूमत थी मोदी साहब की, और हमने राजनाथ सिंह साहब को यहां बुलाया था नौशहरा में, आपको याद होगा। और उस वक्त हमने इस बॉर्डर के एरिया के अंदर बंकर्स बनाने के लिए राजनाथ सिंह साहब से गुजारिश की, और हजारों करोड़ रुपया राजनाथ सिंह जी ने अनाउंस किया, और उसके बाद बॉर्डर के अंदर बहुत सारे लोगों के घरों के अंदर बंकर्स बनाने का काम शुरू हुआ, और वो काम पूरा इंडिविजुअल्स लोगों के घरों में बंकर बने, कम्युनिटी बंकर्स लोगों के घरों में बने। इन तमाम एरियाज के अंदर ये काम अगर किसी ने किया तो मोदी साहब ने किया। बिजली का बहुत बुरा हाल होता था यहां नौशहरा के अंदर। यहां रिसीविंग स्टेशंस, ये नुनियाल के रिसीविंग स्टेशंस मुझे याद है, ये हमने बनाया, और नौशहरा शहर के अंदर 25 से ऊपर बिजली के ट्रांसफार्मर्स। इनकमिंग वॉइस कॉल नौशहरा शहर में, टाउन में बहुत बिजली की किसी जमाने में दिक्कत और परेशानी आती थी, और इसी नौशहरा शहर में 25 से ऊपर बिजली के ट्रांसफार्मर हमने लगवाए। सियोट का ग्रिड स्टेशन बना, उसका लाभ यहां के लोगों को हुआ। बिजली की वर्कशॉप्स
ट्रांसफार्मर जल जाते थे, खराब हो जाते थे, Incoming voice call वो from उठा के Mohit Bhai रजौरी Honda लेके 2. जाने पड़ते थे। उसका निर्माण कार्य यहाँ हमने Incoming सहयोग voice किया। call from Mohit नौशहरा Bhai Honda बाईपास 2. रोड हो या नौशहरा पुलिस, ये जो Incoming voice call from Mohit बेला से Bhai होती Honda हुई, 2. यहाँ राधे श्याम शर्मा साहब जो एक्स एमएलए, उनके घर Incoming voice call from जो Mohit कनेक्ट Bhai करती Honda रोड 2. है। ये सब प्रोजेक्ट उस वक्त हम सब ने मेहनत करके ये बनाए। और केवल इतना ही नहीं, हर गांव के अंदर अच्छी कनेक्टिविटी हो, वो रायपुर भाटा हो, रायपुर कमीला हो, वो किला धराल हो, लाम लड़ोका पुखरनी हो, कंपला हो, हर जगह का काम हमने किया। करसियां भवानी हो, लंगर मानपुर ढनक्का चौकी हंडन हो, नोनियाल हो, हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। शेरी हो, ढींग हो, मंग्योट हो, मंगल देवी हो, दब्बड़ पोठा धड़ाट हो, शेरी हो या सियाल हो, हर एरिया के साथ हमने इंसाफ किया। हर एरिया का भला हमने किया। मुझे याद है जब 2014 में मैं एमएलए बना, मैंने डिपार्टमेंट की पहली रिव्यू मीटिंग यहां बुलाई थी और तमाम जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे उन्होंने मुझे कहा था कि यहां डेवलपमेंट के नाम से किसी भी डिपार्टमेंट के पास 1 रुपए तक का फंड नहीं। हमने कोशिश की, दिल्ली से पैसा मंजूर करा के लाए। आज पीने के पानी की अरेंजमेंट्स ठीक हों, हमने कोशिश की। अगर मैं काम गिनाने लगूं कि डेवलपमेंट के काम नौशहरा शहर हो Incoming voice या call गांव from के D. गांव हो, Rajal. तो मुझे लगता है कि पूरा एक दिन चाहिए हो। और हमने डेवलपमेंट ये देख के नहीं की कि हमको यहां से वोट मिला कि नहीं मिला। हमने देखा यहां से डिमांड आ गई, यहां काम करना है, और पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। मुझे याद है ये जो डिग्री कॉलेज है नौशहरा का, आप सब गवाह हो, ये कहां चलता था? ये सामने हाई सेकेंडरी स्कूल के ऊपर एक मिडिल स्कूल की बिल्डिंग में यहां के डिग्री कॉलेज के बच्चे यहां पढ़ते थे। और जब कभी 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन मैं नौशहरा बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल जाता था या गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल जाता था, यहां के बच्चे मुझे कहते थे, रेना साहब हमारा डिग्री कॉलेज कंप्लीट करवा के दे दो। मुझे याद है मैंने असेंबली के अंदर लड़ाई लड़ी है और आप लोगों ने मेरी वो लड़ाई असेंबली के अंदर देखी है, अच्छे से देखी। मुझे असेंबली के अंदर भी आपने देखा, मुझे देखा अच्छे से, आप मुझे जानते। ये जो आपका नौशहरा का डिग्री कॉलेज कंप्लीट हुआ, इसके लिए रविंद्र चीफ मिनिस्टर को मैंने लाया था। और आपको याद होगा उस वक्त की चीफ मिनिस्टर ने यहां आके बोला था मंच से कि ये नौशहरा के डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग अगर किसी की देन है, ये रविंद्र रैना की देन है। उस वक्त 20 डिग्री कॉलेज का काम चल रहा था। 2015-16 की बात बताता हूं। 20 डिग्री कॉलेज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर थे और सबसे पहला अगर कंप्लीट करके यहां मेडिकल नॉन मेडिकल के सब्जेक्ट नहीं होते थे, वो मैंने लाए लड़के। और उसके बाद ये बिल्डिंग पूरी करके इसका उद्घाटन अपने हाथों से करके बच्चों को मिडिल स्कूल से निकाल के नौशहरा के डिग्री कॉलेज में ले जाने वाला अगर कोई शख्स था तो रविंद्र रैना था, जिसने यहाँ के बच्चों के लिए लड़ाई लड़ी है, नौजवानों के लिए लड़ाई। हमारे नौशहरा शहर की कितनी खस्ता हालत होती थी मुझे याद है। जो हमारा ओल्ड मार्केट है, जिसको टंकी मार्केट कहते हैं, एक ऐतिहासिक टंकी मार्केट नौशहरा की, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहते हैं कि इस टंकी मार्केट में एक बार खड़े होकर भाषण दिया। और उसके बाद जो क्वार्टर मोहल्ला, जिसका नाम मुखर्जी मोहल्ले का नाम रखा, वहां से हमारे दो कारपोरेटर जीते, अनु वसीम जी जीते, विशाल जी जीते। क्या हालत होती थी वहां की। लेकिन पूरे शहर के अंदर टाइल्स का वर्क, बिजली ठीक करने का काम, शहर के अंदर बाहर मैग्डमाइजेशन का काम, पीने के पानी की व्यवस्थाएं ठीक हो, बिजली ठीक हो, इसके लिए हमने पहले भी काम किया और आज भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर आप
आसपास के गांव के अंदर भी चले जाएंगे तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आप महसूस करेंगे कि इस एरिया के अंदर हमारे पास जो भी व्यक्ति आया, हमने किसी को खाली हाथ नहीं। मुझे आज भी याद है जब मैं 2014 में एमएलए बन के यहां आया और जब मैं लड़ोका में गया पहली बार, लड़ोका के अंदर लड़ोका के लोगों ने, यहां विक्की जी बैठे हैं, मिश्रा जी बैठे हैं, गणेश जी, भारत जी, यानी दूर दराज के एरियाज के बच्चे यहां आते हैं। खासकर हमारी बच्चियां, पढ़ने की बड़ी मुश्किल थी। मैंने पहला जो हाई सेकेंडरी मंजूर किया एज एमएलए, वो बॉर्डर के अंदर लड़ोका के अंदर लेके हमारी थे, मैं लड़ा उसके लिए। और उसके बाद यहां रायपुर, भाटा और कमीला और किला धराल के हमारे जो सिख साथी हैं, स्वर्ण सिंह जी हमारे मंडल प्रधान होते थे, कुलदीप सिंह जी, जसबीर सिंह जी, और मेरे दोस्त वो मास्टर जी कुलबीर सिंह जी, वो तमाम लोग हमारे पास आ गए। उन्होंने कहा किला धराल के अंदर एक हाई सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए साथियों। और वहां के उस वक्त हमारी पार्टी के बड़े एक्टिव वर्कर थे, सरपंच वहां के परमजीत जी, वो मेरे पास आ गए। हमने कभी यह नहीं देखा कि यहां से वोट कितने मिले, कम वोट मिले, ज्यादा मिले। साथियों, में खड़ा हो गया असेंबली के अंदर, 5 किलोमीटर के अंदर 2 हाई सेकेंडरी और किला धराल का भी हाई सेकेंडरी स्कूल हमने वहां मंजूर करा। वहां के बच्चों के लिए, खासकर जो हमारी बेटियां हैं, उनके लिए हमने वो फैसिलिटीज मंजूर। और सुंदरबनी के चनीपराट के अंदर भी उस वक्त हमने वहां जो है वो एक हाई सेकेंडरी मंजूर किया था। सूफा के अंदर ना, यहां से अनिल जी और ये साथी नैनो जी वहां से आए हैं। हमने कोशिश की कि जहां जिसको जो जरूरत है उसका भला होना चाहिए। हमने कोशिश की, यहां थलमोड़ा का पुल था, जहां ऊपर रायपुर भाटा कमीला को कनेक्ट करता था, उसका निर्माण हुआ। धड़ाट और दंदानी के पुल का निर्माण हुआ। कनारा के अंदर बीआरओ के सहयोग से हमने वहां एक मिनी ब्रिज का वहां निर्माण करवाया। डिफेंस की रोड्स हो, पीडब्ल्यूडी की रोड्स हो, उस पर हमने काम करवाया। बहुत सारे ब्रिजेस यहां कलसियां के अंदर, बादरनाथ जी को पता है, सुहावा, उस पुल का निर्माण हमने वहां करवाया। और फिर और बड़े प्रोजेक्ट्स, ये जो बरेली और हंजाना ठाकरा को जोड़ने वाला पुल है, गनिया पाटली जो लंगर के अंदर पुल है, वो उसका निर्माण हमने करवाया। बरेली और हंजाना ठानका का काम हमने इसका पैसा मंजूर करवा के लाया। और उसके साथ साथ जो ढेरा और धड़ाक, जहां गोजरी ब्रिज, और उस रोड को देखिए, सीधा शेरी को टच करती हुई रोड है। 70 साल यहां कितने एमएलए आए होंगे, कितने चले गए, किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा जितना गांव के अंदर सड़कें हमने बनाई। भवानी से लड़ोका, बंटी जी ने ठीक याद कराया, क्योंकि उस दिन ये भी वहीं थे जब। और किला दराल से लड़ोका, उसके और 8-10 करोड़ रुपया भी अपग्रेडेशन का और मंजूर कर दिया है। और ये जो हंजाना, बाबा नार सिंह और राजल को कनेक्ट करती रोड्स, मैंने कहा मैं इसको अगर याद कराना, जो काम हमने इस एरिया में किया, अगर हम याद कराना शुरू करेंगे
तो पूरा दिन चाहिए होगा मुझे खाली से। और मेहनत करके, ऐसा नहीं है कि ऐसे ऑटोमेटिक आ गए। उस वक्त भी असेंबली में लोग शोर उठाते थे कि रविंदर रैना सारा पैसा डेवलपमेंट का नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में, नौशहरा सुंदरबनी ले गए। लड़ता था, हम कहते थे जिसमें दम है आ जाओ मैदान में। प्लानिंग करते थे, पढ़ते थे, दिन रात मेहनत करते थे, किस किस डिपार्टमेंट की क्या क्या स्कीम्स हैं उस पर काम करते थे, और फिर सबको साथ लेके चलते थे। ये नहीं देखते थे वोट मिला कि नहीं मिला, क्यों हरबख्श जी, कभी ये नहीं देखा कि वोट किधर से मिला या किधर से नहीं। मेरे साथियों, पूरी ईमानदारी के साथ हमने काम किया। नौशहरा का हॉस्पिटल अगर आप देखेंगे, नौशहरा का हॉस्पिटल 17 करोड़ रुपया अगर यहां मंजूर हुआ है नौशहरा शहर के हॉस्पिटल का, ये रविंदर रैना की देन है। मैं आपको बोलता हूं, आज इतनी बड़ी बिल्डिंग बन के तैयार हो रही है, किसी से भी पूछ लो। और साथियों, इतना ही नहीं, ये केवल मैंने नौशहरा एरिया के, अगर मैं सियोट के उस पार, सियोट से लेके सुंदरबनी का मैं जिक्र करूंगा तो उसके लिए भी मुझे एक पूरा दिन चाहिए कि उस क्षेत्र के अंदर भी हमने क्या किया। और यह हमारी जिम्मेवारी थी लोगों का भला करना। गांव गांव के अंदर मैंने पब्लिक दरबार, लोगों ने कभी इतनी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखी होगी गांव गांव में। पूरा पूरा दिन 20-20, 25-25 डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, सब डिस्ट्रिक्ट सेक्टोरल ऑफिसर्स लेके पूरा पूरा दिन गांव के अंदर बैठता था। लोगों से डायरेक्ट राब्ता एडमिनिस्ट्रेशन का हमने यहां शुरू किया, और ये उसी का नतीजा है कि इतने बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट के काम यहां हुए हैं। और साथियों, जब यहां सरकार खत्म हो गई, असेंबली डिसॉल्व हो गई, जब यहां गवर्नर्स रूल लग गया और बाद में एलजी की हुकूमत आ गई, उस वक्त भी हमने इस एरिया का पूरा ख्याल रखा है। आज भी आप सेंटर गवर्नमेंट की स्कीम्स हो, जो स्टेट सेक्टर के फंड्स हो, डिस्ट्रिक्ट सेक्टर के फंड्स हो, या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो, बहुत सारे आप में से लोगों को मालूम ही नहीं। इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम सुरेंद्र जय भीम। क्योंकि एमएलए के नाते से हमने वो सारा डिटेल स्टडी किया, इनकमिंग वॉइस, और वो काम आज भी जम्मू बैठ के अध्यक्ष के नाते, जब मेरे पास पूरे जम्मू कश्मीर की जिम्मेवारी है, और आप जानते हैं मुझे जो जिम्मेवारी मिली, चाहे मैं अपने स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज पढ़ता था, मैं अपने जब स्कूल का हेड बॉय था, या मैं डिग्री कॉलेज के अंदर पढ़ते समय जब मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट था, या मैं एमएलए के नाते से बना, या मैं भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे जिम्मेवारी दी पिछले 6 साल से, शायद सबसे लंबा टेन्योर किसी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का अगर जम्मू कश्मीर के अंदर है तो पार्टी ने मुझे दिया है। आप सबकी बदौलत मुझे मिला गया है। वो इसलिए है कि जो जिम्मेवारी मिली उसको ईमानदारी से निभा, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता हूं। जो पार्टी की जिम्मेवारी होती है लोगों के लिए, लोगों की खिदमत के लिए, वो काम हम लोगों के लिए, अवाम के लिए मैं लड़ता हूं। मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं, क्योंकि हमने सियासत सीखी है अटल बिहारी वाजपेयी साहब से। जब मैं 11 दिसंबर 2004 को अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने मुझे उस वक्त दिल्ली बुलाया था, और मैं रजौरी पुंछ के 25 बच्चों को, जो कि मिलिटेंसी से अफेक्टेड बच्चे थे, दहशतगर्दी की जद में आके जिन लोगों को नुकसान हुआ था, उन फैमिलीज के बच्चे थे, वो बच्चे लेके जब मैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब से 11 दिसंबर 2004 को उनके घर मिला था,
तो मुझे वाजपेयी साहब ने कहा था आपको सियासत में होना चाहिए, क्योंकि मैं ह्यूमन राइट्स, लोगों के हकूक के लिए काम करता था। गरीबों, ज़ईफों, मस्कीनों, दर्दमंदों और बेसहारा लोगों का सहारा बन के काम करता था। और बिना मजहब मिल्लत, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या गुज्जर, क्या बकरवाल, क्या पहाड़ी कबीले का, क्या गांव का, क्या शहर का, मेरे लिए सब बराबर और मैं सबका भला करता हूं। क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या गुरुद्वारा, सबकी इज्जत और एहतराम में करता हूं। और इसीलिए जब मैंने पार्टी के प्रेसिडेंट का काम संभाला, मैंने पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर पार्टी के लिए काम किया। पार्टी ने मेरे कंधों पर जिम्मेवारी डाली थी और मैंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो मोदी साहब का नारा है, उस मिशन से काम किया। और मैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब को देखकर सियासत में आया। उनके कहने पर मैंने सियासत के अंदर कदम रखा। और अटल बिहारी वाजपेयी साहब कहते थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। ये वाजपेयी साहब की सीख जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने हर एक हिंदुस्तानी को दी। और आज भी वो चाहे इस दुनिया में ना हो, लेकिन देश का बच्चा बच्चा उनको याद करता है। एक फकीर आदमी थे, फकीर की तरह जिंदगी जीते थे, जिनका अपना कुछ नहीं था, जो कुछ था देश का और अवाम का था। इसलिए मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, मुझे आप सबका एहतराम है, मुझे आप सबकी इज्जत है। सियासत में कभी कभी ऐसा मुकाम आता है कि बड़ा उठापटक भी होती है। सियासत में ऐसा वक्त भी आता है कि कभी कभी आदमी मेहनत करते 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 खिदमत करते 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 आगे जाता है और उसके मन में सबके लिए भला होता है, लेकिन कभी कभी उसको लगता है कि ये ऐसा होना चाहिए तो वैसा होना चाहिए। मेरा ये मानना है, ये खिदमत का एक जरिया। आप ईमानदारी के साथ, सच्चे दिल से, सच्चे ईमान से लोगों की, आवाम की खिदमत करो। आपका सहारा, आपकी मदद ऊपर वाला करता है, जिसमें ये दुनिया, इस दुनिया को चलाने वाला कोई सियासतदान नहीं है। इस दुनिया को चलाने वाला भगवान, वो खुदा, वो ईश्वर, वो वाहिगुरु, वो अल्लाह है, जिसने ये दुनिया, ये कायनात बनाई, वो चलाता है दुनिया। कभी कभी हम इस गुमान में आ जाते हैं कि ये दुनिया हम चलाते हैं, हम नहीं चलाते, ये ऊपर वाला चलाता है। ऊपर वाले ने जिससे जो काम लेना है वो उसने लेना है। पुराने बुजुर्ग कहते थे, हाथ की कोई छीन सकता है, लेकिन माथे की जो लकीरें हैं वो कोई नहीं मिटा सकता। अब प्रीति जी ने वार्ड मेंबर बनना था तो कौन हरा सकता था? कोई नहीं हरा सकता। और इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन, हम बीजेपी में हैं और जब हम भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं तो बीजेपी का मिशन क्या है वो थोड़ा याद रहना चाहिए हमेशा। कई सालों से हम काम करते हैं। मुझे याद है यहाँ डॉक्टर सतपाल जी होते थे, तिलकराज शर्मा साहब होते थे, कौन सी सरकारें होती थी, हमारा एमएलए एमपी तो दूर, एक सरपंच और एक पंच भी नहीं गांव का होता था, लेकिन फिर भी लोग काम करते थे उस जमाने में।
और पार्टी के बैनर के ऊपर लिखा होता था नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकेंड, सेल्फ लास्ट। देश पहले, उसके बाद पार्टी और आखिर में इंसान। देश पहले, लोग पहले, आवाम, जनता जनार्दन। इसलिए मैं आपको इस बात की यकीन दहानी दूं कि आपका जो मसला है, हमारे नोटिस में जो मसला आता है, कोई सरकारी मुलाजिम हो उसका मसला हो, कोई शहर का दुकानदार हो, व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट हमारे भारत भूषण जी हो, या इससे पहले जो यहां के व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट थे सुभाष कपूर साहब, जो भी हमारे पास अवाम के मसले लेकर आया या आज भी आता है, हमारे दरवाजे 24 अवाम के लिए, जनता के लिए खुले। पहले भी खुले थे, आज भी खुले हैं, और जिंदगी की आखिरी सांस तक अवाम के लिए हमारे रास्ते खुले रहेंगे। हम अवाम के लिए हैं, जनता के लिए हैं। एक बात, हम फकीरी लाइन के आदमी सुबह शाम ऊपर वाले को याद करते हैं, जरूर कान में हाथ लगा के ऊपर वाले से हाथ जोड़ के इतनी बात कहते हैं, अगर जाने या अनजाने में भी कोई गलती हो गई होगी तो हमें माफ कर दें, और आने वाले दौर में कोई गलती ना हो। इंसान जो अनजाने में गलती हो सकती है, नीयत में खोट नहीं हो सकती। जिस दिन नीयत में खोट आ गई, उस दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन गुजर जाएगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आने वाले 6 महीने हम सब के लिए बड़े जरूरी हैं। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स यहां बैठे, एक एक वर्कर जो यहां इस नौशहरा के अंदर बैठा है, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आने वाले दिनों में यहां इलेक्शंस आने वाले हैं। आने वाले दिनों में जब यहां इलेक्शंस का दौर आएगा, उस दौर में मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबको कहा, पिछले 10 साल के जो मोदी साहब के काम हैं, वो अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस की हुकूमत के 60 साल और मोदी हुकूमत के 10 साल अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इन 10 सालों में जो मोदी साहब ने काम किए हैं, वो पिछले 60 साल कांग्रेस और बाकी हुकूमतें नहीं कर पाई, जो मोदी साहब ने गरीब लोगों। और मोदी साहब ने सबको साथ लेकर काम किया। मोदी साहब का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी साहब ने गरीबों का, ज़ईफों का, बेसहारा लोग, उनका भला किया। पुराने जमाने में हम पुराने बुजुर्गों से एक बात सुनते थे, पुराने बुजुर्गों से एक बात हम सुनते थे कि जिनका कोई नहीं उनका तो खुदा है यारो। मैं नहीं कहता, किताबों में लिखा है यारो। ये पुराने बुजुर्ग हमें सुनाते थे। और आज के जमाने में उस भगवान, ईश्वर, वाहेगुरु, उस खुदा के बाद अगर इस दुनिया में गरीबों के साथ इंसाफ, हर शख्स के साथ इंसाफ करने वाला कोई शख्स है, वो हमारी मोदी हुकूमत है। साथियों,
मोदी साहब ने हर एक शख्स का भला किया। जैसे मैंने पहले कहा, गोल्डन कार्ड 5-5 लाख से गरीबों के इलाज, हर एक शख्स जम्मू कश्मीर के अंदर जो है उसकी जेब में वो गोल्डन कार्ड है जिससे वो अपना इलाज कराता है। अगर वो बीमार हो जाए, वो अमीर है, गरीब है, सरकारी मुलाजिम है, पुलिस में है, आर्मी में है, वो ठेकेदार है, वो दुकानदार है, वो रेडी वाला, फड़ी वाला, मजदूर, किसान, कोई है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई है, गांव का है या शहर का है, हर शख्स की जेब में वो कार्ड है, गोल्डन कार्ड मोदी साहब का, जिससे इलाज के लिए 5-5 लाख एक साल में मोदी हुकूमत देती है। किसानों को 6-6 हजार, गरीबों को फ्री राशन, गरीबों को हजार पेंशन, गांव गांव में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, ये सब मोदी साहब की देन है। साथियों, आने वाला जो दौर है, आने वाला जो 2024 में पार्लियामेंट का इलेक्शन है, उसके लिए हमको अब तैयारी करनी है। इस वक्त बड़ी साजिशें चल रही हैं। जितनी अपोजिशन पार्टीज हैं जो कभी एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, आज इकट्ठे होकर आपके खिलाफ साजिश की जाए। लेकिन 2024 में 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है, इसके लिए बड़ी साजिशें ये अपोजिशन के लोग कर रहे हैं। लेकिन हमें यकीन है देश की जो अवाम है, जो मोदी साहब से दिल से प्यार करती है, क्योंकि मोदी हुकूमत ने, भारतीय जनता पार्टी ने सबका भला किया है। गरीबों, ज़ईफों, दर्दमंदों, बेसहारा लोगों का सहारा अगर कोई हुकूमत बनी है, वो बीजेपी की हुकूमत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेके काम किया, हर एक का भला किया। गरीब जो माताएं बहनें हैं, उनको मुफ्त गैस के सिलेंडर कनेक्शन दिए तो मोदी हुकूमत ने। गुजर बकरवाल कबीले के लोगों को जमीनों के मालिकाना हक, गुजर बकरवाल लोगों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन, गुजर बकरवाल कबीले के लोगों के खिलाफ 2009 में जो इंटर डिस्ट्रिक्ट का काला कानून उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत ने लाया था और गुज्जर बकरवाल बच्चों को जबा किया था, उनकी नौकरियां खत्म कर दी थी, वो काला कानून मोदी हुकूमत ने खत्म करके गुज्जर बकरवाल बच्चों के साथ इंसाफ किया। और आज पहाड़ी कबीले के लोगों का जिक्र भी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अगर हुआ है कि उनको भी अलग से एसटी, गुज्जर बकरवाल की एसटी से छेड़खानी नहीं होगी। आपने गवर्नर साहब का भाषण सुना है कल परसों? सुना है कि नहीं? क्या बोला गवर्नर साहब ने कि गुज्जर बकरवाल गद्दी सिप्पी और शीना लोगों को जो 10% एसटी का कोटा है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, लेकिन पहाड़ी कबीले की देरीना मांग जो 50 साल की है वो पूरी की जाएगी और पहाड़ी कबीले को अलग से एसटी का स्टेटस, एसटी का दर्जा दिया जाएगा। वरना यहां जब इलेक्शन होते थे, गुजर बकरवाल और पहाड़ियों के बीच में दूरियां पैदा करके दोनों को लड़ाया जाता था। अब ये दूरियां खत्म, गुजर बकरवाल को अपना हक, पहाड़ी कबीले को अपना हक, ओबीसी, जम्मू कश्मीर में 42 कास्टें, ओबीसी जिसमें लोहार, तरखान, हज्जाम, मरकबान, कुम्हार, तेली, नाई, कश्यप, प्रजापति जैसी 42 कास्टें हैं। और आपको सुन के हैरानी होगी कि जम्मू रीजन के अंदर तो है ही हैं, हर चौथा कश्मीर का रहने वाला हमारा कश्मीरी मुसलमान बहन भाई इस ओबीसी के दायरे में आता है। और अगर ओबीसी को 70 साल यहां हकूक से दूर रखा तो कांग्रेस दिल्ली के अंदर जो हुकूमत करती थी और यहां जो उसके जो साथी थे नेशनल वाले और जो कांग्रेस वाले, उन्होंने ओबीसी को ज़बह किया।
जो दलित समाज, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के हमारे भाई बहन हैं, वाल्मीकि समाज, उनके साथ इंसाफ मोदी हुकूमत ने किया। ओबीसी के दायरे में हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जाट बरादरी के लोगों को भी डाल दिया गया। जाट बरादरी के जो हमारे भाई बहन हैं, अब उनकी मर्जी होगी, जब बिल पास हो जाएगा वो ओबीसी का अपना सर्टिफिकेट बनाते हैं या एसटी वाला बनाते हैं, जो आपको मर्जी है। एएलसी, इसलिए मेरे साथियों दोस्तों, मैंने आपसे ये जो बार बार जिसका मैं आपसे जिक्र करता हूं, मोदी हुकूमत, भारतीय जनता पार्टी हुकूमत का मतलब है आम इंसान की हुकूमत। यहां हिंदू और मुसलमान के नाम से लड़ाई जहर फैला के लगवा दी जाती है जब इलेक्शन आते हैं। यहां गुज्जर और पहाड़ी के बीच में जहर घोल के लड़ाई लगवाने की साजिशें होती हैं, और ये वो लोग करते हैं जो लोग कभी ना पहाड़ी की डेवलपमेंट की, ना गुज्जर बकरवाल की कभी डेवलपमेंट की, सिर्फ उनको वहीं रखा कदीम जमाने में। आज गुज्जर बकरवाल की बकरियां जब कश्मीर जाती हैं और ट्रक के ट्रक मोदी हुकूमत भेजती हैं, क्यों मसूद साहब, हूं ठीक है लगे या गलत कहूं? ठीक है ना? गुज्जर बकरवाल की बकरी ट्रक के नीचे आके मर जाती थी। वो गरीब मस्कीन, वो ज़ईफ बेचारा रोता रहता था। आज कितनी गाड़ियां इस रजौरी, पुंछ, जम्मू, नौशहरा, कालाकोट, इस सारे एरिया से गुज्जर बकरवाल को दी। और जब यहां से कश्मीर ले जानी थी तो भी मुझे फोन आते थे, अब आ रहे हैं रेना साहब, वो ट्रक तैयार कर छोड़ियो, वो आ रहे हैं वापस ग्राम, अपना भी क्या छोड़ियो, आ जा, भी तैयार, गड्डी तैयार रखी हुई ड्राइवर। इसलिए हम सब के लिए मैं आपको यकीन दहानी देता हूं, ये सब मोदी हुकूमत की देन है। और किसी ने किए 70 साल नक्शबंदी साहब, वोट तो सबने लिए, लेकिन गरीबों की खिदमत, आम लोगों की खिदमत इस बीजेपी की हुकूमत और मोदी हुकूमत ने की। जिस तरह आप नाम ले लेते हैं, नाम लेकर बता दें तो हम मांगे। जनाब मोहतरम, मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं, मेरी आपसे गुजारिश है, आने वाले 2024 के इलेक्शन में, 2024 का इलेक्शन हम सब ने आपने मिलकर लड़ना है। और उससे पहले ये जो शहर का इलेक्शन है, अर्बन लोकल बॉडीज का इलेक्शन, हो सकता है पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले हो जाए। इसलिए पार्लियामेंट का इलेक्शन हो या फिर म्युनिसिपल कमेटी का इलेक्शन हो, और उसके साथ साथ हो सकता है पंचायत का इलेक्शन भी हो जाए, उसके लिए आप सबने तैयारी करनी है। जिस किस्म का भी इलेक्शन हो, भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से चुनाव के लिए तैयार है। जो मोदी साहब ने काम किए हैं, हमें यकीन है, जो मोदी साहब ने गरीबों के और आम लोगों के काम किए, जो डेवलपमेंट की, जम्मू कश्मीर के लोग दिल खोलकर बीजेपी को वोट देंगे, और जम्मू के साथ साथ वादिये कश्मीर के अंदर भी जबरदस्त तरीके से बीजेपी की जीत होगी। और पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन जब फाइनल फैसला लेगा तो यहां असेंबली के इलेक्शन भी, और मुझे यकीन है 50 से ज्यादा सीटें जीतकर जम्मू कश्मीर में आपकी बार बीजेपी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारा एजेंडा, हमारा मकसद डेवलपमेंट है। ये लड़ाई झगड़ा लोगों में जहर घोल के लड़ाना, ये हमारा एजेंडा नहीं है।
हमारा सिर्फ और सिर्फ एजेंडा है डेवलपमेंट, खिदमत, हर एक शख्स का भला करना। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि शहर के जो इलेक्शन होंगे, जैसे पिछली बार नौशहरा म्युनिसिपल कमेटी के अंदर जबरदस्त जीत हासिल करके भारतीय जनता पार्टी ने यहां अपना प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बनाया, इस बार का भी जो म्युनिसिपल कमेटी का इलेक्शन हो, वहां हम लोगों के पास जाएं, जो हमने डेवलपमेंट की है, जो बिजली, पानी, सड़कें, गली नाली, जो शहर के अंदर डेवलपमेंट की है, अपनी अचीवमेंट्स है, वो गिनाएं। जो मोदी साहब ने काम किए हैं वो लोगों के बीच में लेके जाएं। यकीनन मुझे विश्वास है यहां के लोग दिल खोलकर बीजेपी को वोट देंगे। और उसके बाद यहां पंचायत के इलेक्शन भी होंगे। चूंकि पंचायत के इलेक्शन नॉन पार्टी बेसिस पर होंगे, वहां कोई पार्टी का कमल का फूल का निशान नहीं होगा। फिर भी हम चाहेंगे कि अच्छे अच्छे लोग जो गांव की अच्छी डेवलपमेंट करें, जो लोगों को जोड़ के चलते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, लोगों का भला करते हैं, ऐसे लोग जीत के आ जाएं और एक अच्छा निजाम हो। फिर पार्लियामेंट के इलेक्शन में जिसकी तैयारी हमको आज से करनी है, और आपकी सीट अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट। और आप देख रहे हैं कश्मीर के अंदर, आपने तिरंगा रैलीज देखी कश्मीर में। मैं कश्मीर के लोगों को सलूट करता हूं, सलाम करता हूं। अनंतनाग के अंदर रैली निकली 14 अगस्त को, 20,000 से ऊपर लोगों के हाथों में झंडे थे अनंतनाग के अंदर। शोपियान, जिस शोपियान के अंदर तिरंगा तो दूर, वैसे शोपियान डिस्ट्रिक्ट के बाहर की गाड़ी, श्रीनगर वाला आदमी वहां गाड़ी लेके जाने में कांपता था, उस शोपियान में 10,000 लोगों ने तिरंगे झंडे हाथों में लेकर रैली निकाली। कुलगाम, दमाल हाजीपुरा, देवसर, जैनेपुरा, काजीकुंड, कुकरनाग, वेरीनाग, कपरन, पहलगाम, बिजबिहाड़ा, अनंतनाग शहर, जिस ओर चले जाओ आपको हब्बल वतनी के जज्बे से भरे हुए तिरंगे झंडे लेकर मुल्क के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आवाम मिलेगी। ये बदलाव ये जम्मू कश्मीर के अंदर जो आया है, ये मोदी हुकूमत का है। वरना यहाँ बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां, खून और पत्थरबाजी ही पत्थरबाजी नजर आती थी। शुक्र है ऊपर वाले का और शुक्र है मोदी साहब का, जो यहाँ के हालात ठीक हुए, अमन, चैन, इज्जत और खुशहाली के साथ यहाँ लोग अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये खुशहाली, ये यकजहती, ये प्यार, ये मोहब्बत आगे और मजबूत होगा और मजबूती के साथ 2024 में मोदी हुकूमत जीत के आएगी आप सबकी दुआओं से। और यहाँ जब म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस होंगे, यहाँ भी बीजेपी की जीत होगी। और उसके बाद जब कभी डीडीसी, बीडीसी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जब होंगे तो देखा जाएगा। हमारा काम है लोगों की खिदमत करना। वोट लेना बड़ी छोटी बात है, दिल जीतना, लोगों का विश्वास जीतना, एतमाद जीतना बड़ी बात है। और मैं तमाम आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं से ये गुजारिश करता हूं कि अब हमको गांव गांव, शहर शहर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और घर घर जैसे तिरंगा झंडा फहराया इस देश के लिए 2024 में फिर से मोदी हुकूमत के लिए घर से निकलना है। देश के लिए ये 6 महीने लगाने हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।